मिश्रा की पुरानी सेडान कार इंच इंच करके आगे बढ़ रही थी। लेट? हाँ, बिल्कुल लेट था। वो सुबह 9 बजे के बाद ही बिस्तर से उठा था, पर उसे फर्क भी कहाँ पड़ता था। वो अक्सर लेट ही होता था। सुशांत ने पैसेंजर सीट पर रखे एक ग्रीसी कागज के लिफाफे से एक डोनट निकाला और मुंह में डाल लिया। उसने आंखें बंद की और एक सुकून भरी आह भरी। तभी कार की खामोशी एक जेनेरिक रिंगटोन से टूट गई। सुशांत ने स्क्रीन पर देखा और एक अनसेव्ड नंबर देखकर उसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान तैर गई। नकुल, क्या हाल है? मैंने तो सुना था कि तुम लोग साउथ इंडिया में किसी जॉब पर हो। बॉस आपको मिस कर रहा था यार। स्पीकर से एक जिंदा दिल आवाज आई जिसमें इतनी एनर्जी थी कि फोन पर भी उसकी शरारती मुस्कान महसूस की जा सकती थी। बस एक मिल्क रन है तो थोड़ा डाउन टाइम मिल गया है। बोर हो होकर दिमाग खराब हो गया है। आप क्या कर रहे हो? काम पर जा रहा हूँ। सुशांत हंसा, लेकिन फिर उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी आवाज अचानक ठंडी और तेज हो गई। सिर्फ इसलिए कि ये एक मिल्क रन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग स्लॉपी हो जाओ। एक गलती और तुम लोग बॉडी बैग में वापस आओगे। उस एक पल में वो बेफिक्र आम आदमी कहीं गायब हो गया था। फोन पर अब एक कमांडर था जिसकी आवाज में ऐसा दबदबा था जो किसी का भी दिल रोक दे। फिक्र मत करो बॉस, हमें ड्रिल पता है। आपने जो सिखाया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। नकुल के मुंह से बॉस सुनकर सुशांत की नजरें एक पल के लिए कहीं और टिक गईं। मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। बॉस, भले ही आपने प्रोजेक्ट नवरूप छोड़ दिया हो, आप हमेशा हमारे बॉस रहेंगे। बस बुरा लगता है कि अब हम आपके साथ बाहर नहीं जा सकते। सुशांत खामोश हो गया, किसी पुरानी याद में खोया हुआ। बॉस, सुना है आपकी शादी हो गई। हम आपकी वाइफ से कब मिल रहे हैं? शर्त लगा लो, वो एकदम नॉकआउट होंगी और दिल की बहुत अच्छी है ना। उसकी वाइफ। एक रूखी बेजान मुस्कान सुशांत के होठों पर आ गई। उसके दिमाग में जेवी वशिष्ठ की तस्वीर उभरी, जिस दिन वो पहली बार मिले थे। जेवी की आंखों में बर्फीली नफरत और बेरुखी की एक दीवार थी। वो 3 फीट दूर खड़ी होकर भी एक साये की तरह लगती थी। हाँ, जब तुम लोग वापस आना तो दिल्ली जरूर आना, मिल लेना उससे। सुशांत ने जेवी की तस्वीर को परे धकेलते हुए कहा और एक हंसी हंसा जो महसूस होने से ज्यादा कन्विंसिंग लग रही थी। वो एक नॉकआउट है, इस शहर की इट गर्ल है, जैसा लोग कहते हैं। ओ ये, नकुल चिल्लाया। ये हुई ना बात बॉस, अब अपनी बात से मुकरना मत। सुशांत हंसा। मैंने ऐसा कभी किया है क्या? बस यही तो सुनना था, नकुल हंसते हुए बोला। ठीक है फिर, हम सब वापस आते ही दिल्ली पहुंचेंगे। अरे बॉस, आप सब कुछ ठीक से हैंडल कर रहे हैं ना? ये नई लाइफ? नकुल का आखिरी सवाल धीरे से आया, जिसमें एक ऐसी सावधानी थी जो डर की हद तक पहुंच रही थी। सुशांत का जवाब एकदम बेफिक्र था। ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। रेगिस्तान और जंगल नापने के बाद एक 9 से 5 की नौकरी तो अब वॉक इन द पार्क है ना? ऐसा लगा जैसे नकुल ने एक लंबी राहत की सांस ली। ओके, गुड। ये सुनकर अच्छा लगा। चलिए, मुझे निकलना होगा। गियर अप करने का टाइम हो गया है। ऑल राइट, स्टे सेफ, सुशांत ने कहा और फिर खुद पर हंस दिया। नकुल और उसके बंदे उसके साथ आग के दरिया से गुजरे थे। उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो अब उनका लीडर नहीं था। फोन काटने के बाद सुशांत के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे खुल गई। वो शिकारी वाली धार गायब हो गई और पीछे रह गई एक थकी हुई, कड़वी सी मुस्कुराहट। उसके दादाजी ने उसे बचपन में ही एक स्पेशल फोर्सेस प्रोग्राम में झोंक दिया था। वहां से उसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट नवरूप में भर्ती कर लिया गया, जो भारत की सबसे एलीट यूनिट थी और सिर्फ टॉप ब्रास को जवाब देती थी। वो अपनी नौजवानी से ही बड़े बड़े हाई स्टेक्स मिशंस पर जा रहा था। 1 दशक से ज्यादा गोलियों की बौछार झेलने के बाद लड़ाई ही उसका नॉर्मल बन चुकी थी। अब वो इस घुटन भरी खामोशी का आदी कैसे होता? उसने नकुल से बस इसलिए वैसा कहा था ताकि वो लोग चिंता न करें। उसके दिल्ली में होने की सिर्फ एक वजह थी, एक अरेंज्ड मैरिज जो उसके दादाजी ने तय की थी। दुल्हन थी उनके सबसे अच्छे दोस्त की पोती, जेवी वशिष्ठ, फेम्ड जेवी इंटरनेशनल की यंग सीईओ। सुशांत ने इसके बहुत खिलाफ बोला, लेकिन उसकी एक भी दलील उसके पुराने ख्यालात वाले दादाजी के सामने नहीं चली, जो खुद एक रिस्पेक्टेड जनरल और एक लिविंग लेजेंड थे। ये बिल्कुल बचपन जैसा था, जब उसे बिना कुछ पूछे बूट कैंप घसीट कर ले जाया गया था। तो उसकी शादी हो गई, लेकिन ना तो वो और ना ही उसकी बेहद इंडिपेंडेंट नई पत्नी इसका हिस्सा बनना चाहती थी। नतीजा, वो सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले अजनबी थे। सुशांत ने सोचा था कि वो इसे ऐसे ही चलने देगा। अगर जेवी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। शायद कुछ साल बाद बूढ़े लोग हार मान लेंगे। लेकिन फिर जेवी के दादाजी मिस्टर वशिष्ठ ने उसे डिनर पर बुलाया। ड्रिंक्स पर बात करते हुए सुशांत को एहसास हो गया कि उसका प्लान पानी में डूब चुका है। मिस्टर वशिष्ठ ने उसे जेवी पर नजर रखने के लिए जेवी इंटरनेशनल में काम करने को कहा। बेटा, उन्होंने भरे हुए गले से कहा था, जेवी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसका कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी कंपनी अकेले संभाल रही है और मैं देखता हूँ कि वो कितनी थक जाती है। मेरा दिल टूट जाता है। बोर्ड में जो गिद्ध बैठे हैं, जब मैं जवान था तो उन्हें संभाल लेता था, लेकिन अब मेरी उम्र हो रही है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे और चोट जेवी को पहुंचेगी। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। एक बुजुर्ग को अपना दिल खोल कर रखते देख सुशांत ना नहीं कह सका। वैसे भी वो सही थे। उनके बीच जो भी था या नहीं था, जेवी उसकी अपनी पत्नी पर उंगली उठाने नहीं दे सकता था। उसने मिस्टर वशिष्ठ को कन्विंस कर लिया था कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे और उसे कोई बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट न दे। इसके बजाय उसने एक रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर शुरुआत की।
एक तो सुशांत को बिजनेस का ब भी नहीं पता था। दूसरा, सीईओ का पति के टाइटल के साथ आने से वो सीधा सबके निशाने पर आ जाता। नीचे रहकर वो हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता था। मिस्टर वशिष्ठ जेवी को सुशांत के अतीत के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन सुशांत ने साफ मना कर दिया। आम दुनिया की कोई औरत ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी कि उसका हस्बैंड एक ऐसा आदमी है जिसके हाथ खून से रंगे हैं, एक ऐसा आदमी जिसने सैकड़ों जाने ली हैं। वो तो शायद रातों को चीखते हुए नींद से उठती। इसी वजह से मिस्टर वशिष्ठ हमेशा खुद को सुशांत का एहसानमंद मानते थे। उनकी पीढ़ी के लोग किसी से भी बेहतर समझते थे। सुशांत जैसे लोगों के बिना, जो परछाइयों में रहकर अपने हाथ गंदे करने को तैयार रहते हैं, कोई शांति नहीं हो सकती। वो कातिल नहीं थे, वो हीरो थे। प्रोजेक्ट नवरूप एक घोस्ट यूनिट, वो हीरो थे। प्रोजेक्ट नवरूप एक घोस्ट यूनिट थी। ज्यादातर लोग कि मिलिट्री के अंदर भी उनके बारे में नहीं जानते थे। वो एक इनविजिबल फोर्स थे जो चुपचाप देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते थे। सुशांत की सेडान कार जेवी टावर की अंडरग्राउंड गराज में घुसी और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड की हसरत भरी निगाहें उस पर टिक गई। पूरा स्काई स्क्रेपर जेवी इंटरनेशनल का था। ऐसे प्राइम कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी इमारत बेहिसाब दौलत और ताकत का सिंबल थी। 7th फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलकर सुशांत सेल्स सेक्शन 6 की तरफ बढ़ा। उसने कुछ ही कदम उठाए होंगे कि वो रुका और एक साइड के गलियारे में देखने लगा। सेल्स सेक्शन 6 का हेड संजय लूथरा मानसी के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक दर्द भरा सच्चा दिखने वाला भाव था। मानसी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं देती? सेक्शन चीफ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं सच में काम पर फोकस करना चाहती हूँ और खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं अभी डेटिंग के बारे में नहीं सोच रही हूँ। संजय के माथे पर बल पड़ गए। वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। और देखो, मैं एक सेक्शन चीफ हूँ। मेरे अंकल पूरा डिपार्टमेंट चलाते हैं। मेरे साथ रहने से तुम्हारे लिए कई दरवाजे खुल सकते हैं। मानसी ने बस अपना सिर हिला दिया। उस पर कोई असर नहीं हुआ। सेक्शन चीफ, मैं अभी यंग हूँ। मैं सच में इस बारे में नहीं सोचना चाहती। उसका सब्र जवाब दे गया और संजय ने उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। मानसी झिझकी और 2 कदम पीछे हट गई। वाह वाह, वर्क प्लेस पर रोमांस चल रहा है। कितना एक्साइटिंग है। एक ताना मारने वाली आवाज ने तनाव को चीर दिया। सुशांत जेब में हाथ डाले, होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए संजय को देखते हुए उनकी तरफ आया। अरे चीफ, मैडम ने ना बोला, सुनाई नहीं दिया क्या? या जबरदस्ती करने का इरादा था? मानसी ने जैसे ही सुशांत को देखा, उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। वो जल्दी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। सुशांत, सुशांत मुस्कुराया। कल मैंने जिस रिपोर्ट में तुमसे हेल्प मांगी थी वो पूरी हो गई? मानसी ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। अभी नहीं। सुशांत ने एक नकली गंभीर चेहरा बनाया। तो फिर जल्दी करो। अगर सेक्शन चीफ ने मांग ली और वो पूरी नहीं हुई तो क्या करोगी? मानसी ने सुशांत को एक एहसानमंद नजर से देखा, फिर सिर झुका लिया। मैं अभी करती हूँ। वो तेजी से वहां से निकल गई। उसकी हील्स की आवाज हॉल में गूंज रही थी। संजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर बदसूरती छा गई। वो गुस्से से सुशांत की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें आग उगल रही थी। मिश्रा, तुम आज फिर लेट हो। क्या कंपनी पॉलिसी का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है? सुशांत ने कंधे उचकाए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चीफ लूथरा, मुझे कंपनी पॉलिसी का लेक्चर मत दो। हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये नाटक क्यों? इस बात से पिस्ड हो कि उसने तुम्हें मना कर दिया? संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या? तुम्हें लगता है उसे तुम में इंटरेस्ट है? सुशांत ने अपनी नाक रगड़ी। पॉसिबल है। तुमने देखा नहीं, मैं आया तो उसकी आंखें कैसे चमक उठी। मिश्रा, संजय गुस्से से फुफकारा। सुशांत के चेहरे का भाव जरा भी नहीं बदला और उसने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ, या तुम जानते हो, एक क्रीप नहीं हूँ। संजय गुस्से से कांप रहा था। तुम्हें अपने सुपीरियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना रहा हूँ। मैं तुम्हें फायर करवा दूंगा। फायर करोगे मुझे? सुशांत ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना दिया हो। अगर तुम मुझे फायर करवा सकते चुके होते। अपनी एनर्जी बचाओ चीफ, ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। जवाब का इंतजार किए बिना सुशांत ने उसे एक फिंगर गन का इशारा किया और आंख मारी। चलता हूँ, काम भी करना है। मिलते हैं, सेक्शन चीफ लूथरा। संजय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सुशांत की पीठ को ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसे अपनी नजरों से ही जला देगा। लेकिन उसका गुस्सा लाचारी के एहसास में डूबा हुआ था। सुशांत सड़ चुका था। जब उसके अंकल पूरा सेल्स डिपार्टमेंट चलाते थे तो उसे लगा था कि किसी आलसी ऐरे गैरे को नौकरी से निकालना बच्चों का खेल होगा। लेकिन रिक्वेस्ट एचआर में ही मर गई। पता चला सुशांत की एम्प्लॉयमेंट फाइल वहां थी ही नहीं। उसे फायर करने के लिए रिक्वेस्ट को सीधा ऑफिस तक जाना पड़ता था और उस पर उनके पर्सनल साइन की जरूरत थी। सिर्फ वही जिसके पास बहुत तगड़ी पहुंच हो, उसे इस तरह का प्रोटेक्शन मिलता था। और सुशांत का बर्ताव इस बात को कंफर्म करता था। वो हर दिन लेट आता था, अपनी डेस्क पर गेम्स खेलता था, जल्दी खिसक जाता था और एक प्रोफेशनल पर उसे नीचा दिखाता था। गुस्से में भुनभुनाता हुआ संजय अपने ऑफिस में वापस चला गया, जहां एक और एम्प्लॉय ईशान पांडे इंतजार कर रहा था। "हम्म, क्या है?" संजय ने अपनी लेदर की कुर्सी पर धम से बैठते हुए गुर्रा कर पूछा। अपने बॉस का खराब मूड भांपकर ईशान ने धीरे से एक फोल्डर डेस्क पर रखा। सेक्शन चीफ, ये इस महीने की पेमेंट डिटेल्स है। संजय ने हूं कहा और उसे पलटने लगा।
कलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। ईशान ने सिर हिलाया। बाकी सब ठीक है, लेकिन वो कीस्टोन कंपनी वाला कर्जा तो अब भूल ही जाइए। मानसी बहुत बेरहम थी। सुना है जयंत थककर शायद 1 महीने के लिए अस्पताल में रहेगा। कीस्टोन से 1.5 लाख? संजय ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब शिकारी जैसी चमक थी। ठीक है, मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। और बाहर जाते हुए मानसी को अंदर भेज देना। संजय ने मानसी को अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था? क्या वो मानसी को कोई नुकसान पहुंचाएगा? और सुशांत को जब ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।